अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इलेक्ट्रिक मोटर बेरिंग नाउ हाउ की एक सीरीज चल रही है और इसमें हमने कंप्लीटली डिस्कस करना है कि अगर आप लोगों ने अपनी मोटर को रिपेयर करना है, ओवरऑल करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा सारा। और इस सीरीज का आज हमारा पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये तमाम चीजें डिस्कस की। सबसे पहले कि रोलिंग बेरिंग इलेक्ट्रिक मोटर बेरिंग रोलिंग बेरिंग का पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। फिर मेजरली कौन सी टाइप्स हैं जो कि आप इलेक्ट्रिक मोटर में लगा सकते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज हो सकती हैं। और लोकेटिंग और नॉन लोकेटिंग बेरिंग कौन से होते हैं और कौन से बेरिंग आप लोकेटिंग साइड पे लगा सकते हैं और कौन से बेरिंग आप नॉन लोकेटिंग साइड पे लगा सकते हैं। देन हमने उसकी डेजिग्नेशन की एग्जांपल्स भी देखी कि अगर आप लोगों ने अपनी मोटर के लिए प्रॉपर बेरिंग डिमांड करना है तो आपको कौन कौन से डिजिट लिखने पड़ेंगे, उसके सफिक्स क्या होंगे, उसके प्रीफिक्स क्या होंगे, क्लियरेंस आप लोगों ने कैसे मेंशन करनी है, उसकी सील कैसे मेंशन करनी है। तो ये तमाम चीजें हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपकी मोटर टेयर डाउन हो जाती है और आपने उसके बेरिंग को डिसमाउंट करना है, मोटर को डिसमाउंट करना है और उसको ओवरऑल करना है, तो फिर उसमें नेक्स्ट क्या होगा। आज का एजेंडा हमारा यही है कि कैसे आप लोगों ने वो सारी डिसमाउंटिंग करनी है। तो डिसमाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन, कि आप लोगों ने डिसमाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड देन हमने डिसमाउंटिंग कैसे करनी है। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर होता है कि हम लोग फ़ौरन सब कुछ खोल लेते हैं, लेकिन जब हम दोबारा उसकी माउंटिंग कर रहे होते हैं, मेल्टिंग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओईएम की तरफ से बड़ी प्रिसाइसली लगी हुई होती है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा होता कि हमने इसको किस तरीके से इसकी माउंटिंग करनी है। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें हम प्रिपरेशन में इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन हमने उसकी डिसमाउंटिंग करनी है। डिसमाउंटिंग में कौन से प्रोसीजर होने चाहिए, कौन से टूल्स होने चाहिए, एंड देन पोस्ट डिसमाउंटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए आप लोगों का। जब आप लोगों ने डिसमाउंटिंग कर लेनी है तो किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जो आप दोबारा मोटर को चलाएंगे उसको रिपेयर करके वो आपको प्रॉपर लाइफ दे। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन से। अब प्रिपरेशन में क्या होना है, अगर आपकी मोटर टीयर डाउन हो गई है, आपने उसकी सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है। आपने असेस करना है द मैकेनिकल इंटीग्रिटी ऑफ द मोटर। आपने उसकी ना फुल ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई होती है, उसके उस पर बेरिंग के नंबर्स, ग्रीस क्वांटिटी, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। आपने वो देखनी है। अगर वो है तो उसको अपने रिकॉर्ड कर लेना है। कोशिश करें कि आप लोग उसकी एक पिक्चर बना लें। और देन उसके जो बाकी सारे चीज़ें होती हैं, एसेसरी होती है, उसके टर्मिनल बॉक्स होता है, उसकी कपलिंग होती है, कपलिंग शीट्स होती है, उसकी जो फीट्स होते हैं, कपलिंग गैप्स होता है, इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें। कोशिश कर लें इन तमाम चीज़ों की अपने मोबाइल से पिक्चर्स बना लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप दोबारा उसको माउंट कर रहे होंगे, दोबारा उसको फिक्स कर रहे होंगे, तो उसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉपर फिटिंग नहीं हो रही, कोई प्रॉपर फिक्सिंग नहीं हो रही, तो आप उन पिक्चर्स से हेल्प ले सकते हैं कि जो जेन्युइन फिटिंग थी वो किस तरीके से उसकी हुई हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर रिकॉर्ड कर लेनी है। ये रिकॉर्ड करने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि अब आपका बेरिंग कौन सा होना चाहिए जो आपने रिप्लेसमेंट करनी है। उसका आपके पास नंबर ज़रूर होना चाहिए, प्रॉपर नंबर है। इम्पोर्टेंट टू नो द एग्जैक्ट बेरिंग डेजिग्नेशन। अब बेरिंग डेजिग्नेशन के लिए आपने क्या करना है, या तो उसकी नेम प्लेट देख लेनी है, या फिर आप लोगों ने बेरिंग की जो रिंग होती है उसकी साइड पे देख लेना है उसका नंबर कौन सा लिखा है। और एग्जैक्टली नंबर ही आपके पास होना चाहिए जो आपने दोबारा फिट करना है। किसी भी डिजिट की कमी या पेशी उसमें नहीं होनी चाहिए। उससे बेरिंग के डिजाइन में काफी जो है ना वो वेरिएशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, जैसे आपको बेरिंग प्रॉपर लाइफ नहीं दे पाता। अगर उसके ऊपर नंबर नहीं मेंशन, नेम प्लेट नंबर प्लेट के ऊपर मेंशन नहीं है, तो आप लोगों ने अपने ओईएम से, मैन्युफैक्चरर से जरूर पूछ लेना कि इसके ऊपर इसमें कौन सा बेरिंग लगना है। अब अक्सर लोगों के पास जब ये नंबर नहीं मिलता, ये तमाम चीजें उनको नहीं मिलती, तो वो लोग क्या करते हैं, बेरिंग की डायमेंशंस ले लेते हैं। अब बेरिंग की डायमेंशंस ले लेते हैं, डायमेंशन से वो क्या करते हैं कि उन डायमेंशन से बेरिंग का नंबर निकाल लेते हैं कि लेट्स से इसकी चौड़ाई इतनी है, इसका आउटर है इतना है, इसका बोर साइज इतना है, तो ओके लेट्स से कि ये आपका 6309 का बेरिंग बन रहा है। अब आपने ये 6309 तो निकाल लिया, लेकिन आपको जो उसके स्पेशल फीचर है उनका पता नहीं चलेगा। लेट्स से कि क्लियरेंस है, बेरिंग के अंदर कौन सी हमारी एप्लीकेशन में कौन सा क्लियरेंस लगी हुई थी, C3 C4, उसका नहीं पता चलेगा। फिर प्रेसिजन क्लास होती है, उसका आपको नहीं पता चलेगा। देन बेरिंग टाइप है कि उसमें लगा कौन सा था, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग लगा था या एंगुलर कोटेंग बॉल बेरिंग लगा था, क्योंकि सेम डायमेंशन में दोनों या तीनों काफी सारे बेरिंग आ रहे होते हैं। फिर उसके अंदर ग्रीस कौन सी होनी चाहिए, वाई टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए, कौन सी ग्रीस उसके अंदर होनी चाहिए उसका नहीं पता चलेगा। देन अदर वेरिएशंस
जो है वो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं। बोर है, अगर टेपर है तो किस रेशो का टेपर है, ये तमाम चीज़ें जो है बेरिंग के नंबर में मेंशन होती हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप कोशिश करें जिस भी डीलर से, जिससे भी आपने बेरिंग परचेज किया, तो उनके टेक्निकल साइड से आप लोग ज़रूर हेल्प ले लेंगे यहाँ पर हम कौन सा बेरिंग हमें लगाना चाहिए। अगर आप लोग इसी तरीके से रैंडमली उसकी सिलेक्शन करके बेरिंग को लगा देंगे तो वो बेरिंग नॉर्मली फिर 3-4 महीने चलते हैं, और अक्सर कस्टमर परेशान रहता है कि यार हमने यहाँ से अब जब से बेरिंग लेना स्टार्ट किए हैं तो बेरिंग हमें लाइफ ही नहीं दे रहा। तो ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद हमारा जो डिसमाउंटिंग नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा डिसमाउंटिंग है। अब डिसमाउंटिंग में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने राइट मेथड को यूज़ करना है एंड राइट टूल को यूज़ करना है। अब राइट मेथड क्या चीज़ है कि आपकी जो बेरिंग है उसको निकालने के लिए डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। मैकेनिकल डिसमाउंटिंग भी होती है, हाइड्रोलिक तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और हीटर के साथ भी निकाल सकते हैं। एक और भी होती है प्रेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो ये मैकेनिकल डिसमाउंटिंग, हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग एंड हीटर डिसमाउंटिंग, ये 3 डिसमाउंटिंग यूज़ हो रही होती हैं। अब आपने देखना है कि आपका बेरिंग किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, या फिर सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा आपका जो है वो डिसमाउंटिंग का मेथड लगेगा। फिर बहुत ज़रूरी है कि आप लोग राइट टूल यूज करें अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल डिसमाउंटिंग। लेट से आपकी मैकेनिकल डिसमाउंटिंग है और आप लोग छेनी और हैमर जो है वो भी मैकेनिकल में ही आता है, लेकिन वो राइट टूल नहीं है। तो मैकेनिकल डिसमाउंटिंग के लिए आपके पास मैकेनिकल पुलर होना चाहिए, हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग के लिए हाइड्रोलिक पुलर होना चाहिए, एंड हीटर के लिए आपके पास प्रॉपर फ्लेक्सिबल इंडक्शन हीटर होना चाहिए। अब कुछ लोग हीटर के लिए क्या करते हैं कि वो हीट गन से उसको टेम्परेचर देना शुरू कर देते हैं। हीट गन से टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है निकल भी आता है वो, लेकिन आपकी शाफ्ट में ओवैलिटी आ जाती है, आपकी शाफ्ट के साइजेस खराब हो जाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट बेरिंग होते हैं वो आपको उस तरीके से प्रॉपर लाइफ नहीं दे पाते। तो हम अब इन राइट टूल्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अब राइट टूल है क्या? सबसे पहले आपका मैकेनिकल पुलर है। अगर आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज के बेरिंग है, लेट से आपके 6209, 6309, 10, 11 तक के बेरिंग है, तो वो इजीली मैकेनिकल पुलर से निकल आते हैं। 3 लेग पुलर होता है, इजीली आप उसके ऊपर लगाएं बेरिंग के ऊपर। यहाँ पर इसका स्क्रू होता है, इसको आप लोग की के साथ घुमाएंगे तो आपका बेरिंग इजीली डिसमाउंट हो जाता है बगैर शाफ्ट को डैमेज किए और बगैर बेरिंग को डैमेज किए। एंड देन अगर आपके मीडियम साइज के बेरिंग है, मीडियम या लार्ज साइज के बेरिंग है, और वो इंटरफेरेंस, वो भी ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस फिट के साथ माउंट हुआ होता है, तो आप लोगों ने उसको कोशिश करना है कि हाइड्रोलिक टूल के साथ निकालें। साथ उसके पीछे ये एक ट्राई सेक्शन प्लेट लगी होती है, मोटर में पीछे जगह अवेलेबल होती है, आप ट्राई सेक्शन प्लेट लगा के, ये पुलर ट्राई सेक्शन प्लेट पे लगता है, तो इससे क्या होता है कि इसकी ग्रिप जो है वो नीचे इनर रिंग तक जा रही होती है, एंड बेरिंग जो है वो आपका टूटता नहीं है या शाफ्ट खराब नहीं होती। इक्वली फोर्स के साथ बेरिंग जो है वो आपका आराम से बाहर आ जाता है उसमें। एंड देन तीसरा प्रोसीजर जो है वो हीटर का है। आप हीटर के साथ बेरिंग को डिसमाउंट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये फ्लेक्सिबल हीटर होता है, ये स्पेशली किसके लिए होता है? सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, इनर रिंग के लिए। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग में क्या होता है, उसका इनर रिंग अलहदा होता है और आउटर रिंग अलहदा होता है। तो आउटर रिंग तो बाहर आ जाता है, लेकिन इनर रिंग अंदर शाफ्ट के ऊपर आ जाता है। इसके ऊपर पुलर भी नहीं लगता क्योंकि ये पतली होती है रिंग। आप तो नॉर्मली इसको लोग क्या करते हैं, टॉर्च के साथ या हैमर के साथ निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे शाफ्ट भी डैमेज हो जाती है। तो ये इसके लिए एक स्पेशल हीटर आता है वायर वाले। अगर इसकी वीडियो आपने देखनी है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी वीडियो किस तरीके से ये बेरिंग को, हीटर कोन को निकाल रहा होता है। तो आपने जैसे इसके ऊपर रैप करना है, टेम्परेचर देना है, विद इन अ मिनट जो है ना वो ये इसकी कोन हीटअप हो जाती है, और आप इजीली इसको ग्लव्स लगा के हाथ के साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसके प्रॉपर राइट टूल्स हैं, मेक श्योर कर लें कि ये टूल्स आपके पास अवेलेबल हो। अब जब आप लोगों ने बेरिंग निकाल ली है तो उसके बाद पोस्ट डिसमाउंटिंग प्रोसीजर है कि अब आप लोगों ने करना क्या है, बेरिंग निकालने के बाद जैसे ही आपकी ये डिसमाउंटिंग फिनिश हो जाए, ऑफ कोर्स अपने अपने कंपोनेंट्स और हर चीज को केयरफुली क्लीन कर लेना है। देन आपने चेक द बेरिंग सीटिंग, बेरिंग की जो सीट है, शाफ्ट है, उसको आपने जरूर चेक कर लेना है। ये वाली इसकी सीट, ये मैंने एक पिक्चर दी हुई है, बेसिकली इस जगह पर, ये थोड़ा सा जूम करके बताया हुआ बड़ी जगह, इस जगह पर बेरिंग फिट होता है। तो आपने चेक करना है कि ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। अगर वो डैमेज है उसकी सीटिंग, तो आपने उसको रिपेयर जरूर करवा लेना है, उसकी सीटिंग को ठीक जरूर करवाना है प्रॉपर फिट्स एंड टॉलरेंस के साथ। फिट्स एंड टॉलरेंस के ऊपर मैं एक सेशन करूंगा इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट हमारा माउंटिंग का पार्ट 3 होगा, उसमें फिट्स एंड टॉलरेंस आ रही है, तो उसको आप देख सकते हैं कि अपनी शाफ्ट को रिपेयर कैसे करवा सकते हैं। एंड देन अगर आपका बेरिंग है फेल हो चुका है,
आपने जब उसको खोला, बेरिंग की वजह से मोटर आपकी खुली है, तो डेफिनेटली आपका बेरिंग फेल हुआ है। तो आपने उसको एक साइड पे कर लेना, उसको क्लीन कर लेना और बेरिंग को एग्जामिन जरूर कर लेना। अगर आप खुद से फेलियर एनालिसिस नहीं कर सकते तो आपने अगेन अपने जिस भी डीलर से आप बेरिंग परचेज कर रहे होते हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। उनके पास अपनी टेक्निकल टीम होती है। आपने उसका फेलियर एनालिसिस करवा लेना। मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स डाली हैं। ये देखिए, सारी बेरिंग की रेस की पिक्चर है कि बेरिंग किसी ना किसी वजह से फेल हुआ है। तो अब अगर हम इसी एक को डिस्कस करें तो ये देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हुआ है। अब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, उस पास होने की वजह से आपका बेरिंग फेल हो गया। अब अगर आप मोटर के ऊपर आधा दिन लगाएंगे, खोलेंगे और दोबारा उसको एज इट इज ही नए बेरिंग के साथ फिट कर देंगे, तो कुछ अरसे में आपका दोबारा बेरिंग फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व ही नहीं किया। तो बेरिंग को एग्जामिन जरूर कर लेना है, और एग्जामिन करने के बाद आपने जो कॉज बिहाइंड द फेलियर होता है उसका करेक्टिव एक्शन जरूर कर लेना है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं थी, आप उसकी अर्थिंग को प्रॉपर चेक करवा लें, उसको प्रॉपर अर्थिंग करवा लें, ताकि आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो तो नेक्स्ट टाइम आपको बेरिंग प्रॉपर लाइफ दे रहा होगा। तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने जरूर केयरफुली आप लोगों ने देख लेनी है। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और इस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और कुलीग्स के साथ शेयर भी कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट 3 में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।